नमस्कार दोस्तों। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यही बात हम सुना करते थे बचपन में तमाम सारे लोगों से, लेकिन आज लगता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ी कुर्सी। तो सियासत की रंगत में न डूबो इतना कि वीरों की शहादत भी नजर ना आए। जरा सा याद कर लो अपने वायदे जुबान को, गर तुम्हें अपनी जुबां का कहा याद आए। न मस्जिद को जानते हैं न सिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। तो इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने 2018 में एक बात कही थी और वायदा किया था कि हम 2 साल के भीतर और 2022 के पहले पहले तक अंतरिक्ष में अपनी आमद दर्ज करा देंगे और वहां पर भारत जो है स्थापित हो जाएगा। आज भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम, जितने प्रोग्राम थे, कोई भी अभी तक इस स्थिति में नहीं है कि वो 2024 तक भी पहुंच सके। और वहीं चीन अंतरिक्ष में एक बस्ती बसाने की तैयारी कर रहा है। वही चीन जिसे हम पानी पी पी कर कोसते हैं। तो यह स्थिति है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आवाम के विकास को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। क्या बड़ी हंसी आती है जब यह बात वो कहते हैं, क्योंकि एक डरा हुआ व्यक्ति जैसे झूठ बोलता है उसी तरह के हालात हैं। डरी हुई आवाम भी है। हमारे देश का भी इतिहास कि हमारी आवाम बहुत डरपोक रही है, कायर रही है। यहां पर जब आया, जो जितने आए सब आए और हम पर राज किए और चले गए। हमने उसका प्रतिरोध नहीं किया, हमने तो हुजूर सलाम किया। ये हमारा इतिहास, और ये 1 साल का 2 साल का नहीं, हजारों सालों का इतिहास। और इस इतिहास को हम देखेंगे तो बड़ी सारी कलंकित दिखती है। फिर हम कहते हैं कि हम बड़े वीर हैं। कोई अपने आप को वीर सावरकर कहता है माफिया मांगकर, कोई अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है देश के खिलाफ गद्दारी और मुखबिरी कर। तो ये इतिहास। कोई अपने आप को बहुत बड़ा देश का रक्षक बताता है, क्षत्रिय बताता है, राजपूत बताता है, और उन मुस्लिम आक्रांताओं को अपनी बेटियां सौंप देता है। तो यह इतिहास, जहां यह इतिहास वहां क्या कहें, किससे शिकायत। आज क्या हो रहा है, देश कहां जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि इस वक्त क्या हालात हैं। हमने देखा कि कल किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के 1 दर्जन से अधिक राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान और उनके लिए अपमानजनक भाषा, सोशल मीडिया पर ट्वीट्स और अदर तरीके से अपमानित किए जाने का को लेकर के विरोध जताया। उनका विरोध जो है कई जगह, 2-3 जगह पे हिंसक भी हो गया। लेकिन ये विरोध क्यों हुआ? क्योंकि कानून अपना काम नहीं कर रहा है, सरकार अपना काम नहीं कर रही, और वो प्रोपोगंडा कर रही है, वो नैरेटिव गढ़ रही है, और वही हो रहा। आप देखिए, 26 मई की घटना है जब नूपुर शर्मा जो है मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करती है, लेकिन न सरकार कोई ध्यान देती है, न मीडिया तो वैसे ही बिका हुआ सा है, उसके बारे में क्या बात करें। तो और नफरत पर नफरत बोलती जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, न कोई सोचता है, न करता है। जब सऊदी अरब के देशों ने आपत्ति जताई, जब
कतर ने हमारे उपराष्ट्रपति का अपमान कर दिया, डिनर छीन लिया, उस वक्त भारत सरकार को याद आई और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को भी याद आई। दोनों ने एक्शन लेने की बात कही, दोनों ने अपना बताया कि हम कितने सहिष्णु हैं, कितने हम समावेशी हैं, कितने हम किस तरह से, और उन्होंने जो एक्शन लिया वो दिखावा ज्यादा साबित। जो एफआईआर दर्ज की गई उस पर आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज 11 तारीख और 26 मई का मामला है। तो आप समझिए कि जब यह हो रहा हो तो विरोध होना स्वाभाविक, और विरोध हुआ, शांतिपूर्ण विरोध हो रहा था। कुछ जगह विरोध को हिंसक बनाने में जो है स्थानीय बहुसंख्यक और तमाम मशीनरी का काम था, उसने किया, करवाया। पूरी घटना का जब वृत्त जानेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से हिंसक बनाने की कोशिश की गई और करवाई गई, और उसके लिए मजबूर किया गया, उसके लिए पत्थर चलाने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि इसी के आधार पर तो नैरेटिव गढ़ना है, इसी के आधार पर तो भविष्य में वोट हासिल करने हैं। तो यह राजनीति है और यही राजनीति हो रही। क्यों? क्योंकि जो वायदे किए थे वो तो हम पूरे नहीं कर सकते। उन वायदों को जब हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम इस तरह के नैरेटिव गढ़ते हैं, और वही हो रहा है हिंदुस्तान। अब देखिए, नरेंद्र मोदी ने कितने वायदे किए थे उसकी फहरिस्त है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर ही चले जाएंगे तो 2014 का मैनिफेस्टो देख लें, 2019 का देख लें, और सब में एक ही चीज है और कुछ नहीं हुआ उसमें। जो हुआ है वो देश को बर्बाद करने वाला है, वो हुआ है अनुच्छेद 370 खत्म। तो इस तरह से जो चीजें हो रही हैं और लगातार नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं और चीजें की जा रही हैं, वो देश को बर्बादी की दिशा में लेके जा रहे हैं। शेष सभी कुछ जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरे जनहित के काम हैं, वो सब पिछली सरकार की योजनाएं हैं, उन्हें ही सिर्फ आगे बढ़ाया गया है, उसमें कुछ खास नहीं ऐड किया गया, लेकिन बर्बाद जरूर किया गया है। जब ये हालत हो तो चर्चा करनी पड़ेगी, न चाहते हुए भी करनी पड़ेगी। आज बहुसंख्यक समाज के साधने के लिए, उसके हिसाब से सब चलने के लिए, बाकी किसी की बात को दबा देने का ये लोकतंत्र बन गया है। लोकतंत्र जो है भीड़ तंत्र अधिक हो गया है और अराजक भीड़ तंत्र हो गया है, और उसके बूते दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से तकलीफ, और उस तकलीफ का सामना हमें हमारे देश को करना पड़ता है, बेइज्जत होना पड़ता है। डरी हुई आवाम भी है, देश की इकोनॉमी नीचे फिसलती चली जा रही है, लगातार महंगाई कमर तोड़ रही है, और मोदी सरकार क्या कर रही है? सुप्तावस्था में है इस विषय। बाकी हर चीज के लिए बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि याद नहीं होता कि कल क्या बोला था और परसों क्या बोला था। तो आप समझिए, कहीं पर नाराजगी आ रही है, कहीं चुनाव में गड़बड़ भड़ास निकाली जा रही है, और सिर्फ चुनाव जीतने की प्रैक्टिस की जाती है, उसके लिए नैरेटिव बढ़ाया जाता है। देश के लिए करने की नीयत नहीं, क्योंकि देश आजाद कराने में कोई योगदान नहीं। आप समझिए, 1857 से लेके 1947 तक जो 90 साल का सफर है, इस 90 साल के सफर में 90 साल लड़ाई लड़नी पड़ी थी, तब कहीं यह देश की आजादी मिली थी। कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी थी, और 1885 से लेके 1947 तक आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने तमाम लोगों को खोती चली आई, और जब आजादी मिली तो देश को बनाने के लिए अपने तमाम लोगों को उसने खो दिया। आज क्या होता है? देश की आजादी के बाद मलाई खाने के लिए जो आए वो आज राजा बने बैठे हैं, और वो बताते हैं कि कौन कैसा है, वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं।
वो बताएंगे कि कौन राष्ट्र को प्यार करने वाला है और कौन राष्ट्र का दुश्मन। तो ये स्थितियां हैं। और वो लड़ाई जो लड़ी गई 90 साल, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिल के लड़ी थी, किसी एक ने नहीं लड़ी। तो इसको समझना पड़ेगा। देश बढ़ता गया मजहब के नाम पर, पंथ के नाम पर, जातियों के नाम पर, और फायदे में कौन रहे? वो लोग जो हर जगह मुनाफा ढूंढते घूमते हैं। और उन मुनाफाखोरों ने देश को लाके गर्त में रखा। पहले 1977 में देश गर्त पे गया और देश की इकोनॉमी बस्ट हो गई, और फिर 1990 में गर्त में गया और देश की इकोनॉमी तबाह हो गई, और फिर आज देश की इकोनॉमी तबाह है। देश बद से बदतर हालत में जा रहा है। तो ये समझ, अंग्रेजों की शिक्षा और नरसिम्हा राव के बाजारू अर्थशास्त्र ने लोगों को गुलामी में जकड़ने का काम किया, और वो गुलामी की जो जंजीरें थी वो कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। लोग सत्ता के आगे बेबस होकर खड़े हो जाते हैं। ये भारी भरकम बेड़ियां गहरे घाव कर रही हैं, और जिससे सामाजिक विद्रूपता पैदा हो रही है। रोजाना लड़ाई हो रही, दंगे हो रहे, फसाद, कहीं जात के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं धर्म के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही, और ये घटनाएं नित्य प्रतिदिन बढ़ रही हैं, घटने का नाम नहीं ले रही। लेकिन सरकारें चुनाव में मस्त, चुनाव मैनेज करने में मस्त। सियासी दलों की भी कमोबेश यही है। देश की समस्याओं को लेकर के ये प्रदर्शन होते तो निश्चित रूप से खुशियां होती, लेकिन आज किस बात के लिए हो रहा है? जो काम पुलिस और सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि अपराधी को गिरफ्तार करें जिसके खिलाफ एफआईआर, उसके लिए उतरना पड़ रहा है कि गिरफ्तार करिए उस अपराधी को जिसने हमारे पैगंबर का अपमान किया। तो आप इन चीजों को जब देखेंगे कि नियमित कार्यों के लिए आज ये स्थिति है। आज भ्रष्टाचार चरम पर है। राफेल से लेके तमाम बड़े घोटाले हो चुके हैं, जो हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े घोटाले हो सकते हैं। भारत का जो रिजर्व फंड था वो भी 11 लाख करोड़ का निकाल लिया है इस भारत सरकार ने, मोदी की सरकार ने। इसके बाद में तमाम जो हमारे उद्यम थे भारत सरकार के और राज्य सरकारों के, वो बेच डाले गए हैं, और कुछ बेचे जा रहे हैं, कुछ लाइन में। भारत सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है अपने इतिहास में। और यही नहीं, भारत की राजस्व घाटा जो है अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा हो। इन सब की भरपाई किससे होगी? आपकी जेब से होगी, आपकी जेब काटी जाएगी। तो वही एक तैयारी हो रही। तो हम देखेंगे जब कि किस तरह की स्थिति है और कैसे बर्बाद करने का काम हो रहा है। भारत के चालू व्यापार घाटा जो है एक साल में लगभग 2 गुना हो गया है। 2021-22 में जो ये 23.91 बिलियन डॉलर था, वो अब जो है 2022 में आके 43.81 बिलियन डॉलर पर आ गया है। मतलब जो 23.91 बिलियन डॉलर का था वो 43.81 बिलियन डॉलर पे आ गया है। हमारे रुपए की स्थिति ये है कि वो तकरीबन 80 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंचने को बिल्कुल आमादा है। अभी 77.82 रुपए प्रति डॉलर पर है। तो आप समझिए कि रुपया हमारा बर्बाद हो रहा है, हमारा साख गिर रही है, हमारी व्यापार घाटा बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है, और हम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। और वो भी ऐसे झूठ जो देश को बर्बाद करने वाले हैं। और फिसलन में हम श्रीलंका की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और गिरावट की स्थिति यह है कि क्रूड खरीदने के लिए अब हमारे पास 2008 की मंदी के मुकाबले 45% ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। ये हालात
हमने अपने संबंध तमाम देशों से प्रगाढ़ करने की बजाय दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दुनिया के देशों से अपने इक्वेशन सही नहीं बैठा पा रहे। उनकी गणित सही नहीं बैठने के कारण देश को सहयोग नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए दुनिया से। तो इस कारण, और दूसरी तरफ नफरत का बाजार इतना गर्म है कि हर जगह नफरत ही नफरत, और उसी नफरत के विरोध में कल मुस्लिम समुदाय ने जो प्रदर्शन किया वो इतना बढ़ गया कि, या भड़का दिया गया कि कई जगह पे कई घटनाएं हो गई, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं और इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? आपने क्यों इतना मजबूर कर दिया है? कहा जाता है लॉ ऑफ प्रेशर एक होता है जिसमें कि इतना, या तो आप दबाएंगे तो वो या तो टूट जाएगा, नहीं तो वो रिवोल्ट करेगा, बैक फायर करेगा, और वही हुआ है। अब बैकफायर की तरफ आप बढ़ चुके हैं, और यदि ये बैकफायर बढ़ गया तो 25 करोड़ की आबादी है, वो 25 करोड़ की आबादी इस देश को तबाह करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए चिंता करनी पड़ेगी, और चिंता सबको करनी चाहिए। विपक्ष को भी चाहिए कि अब वो उसी तरह सड़क पर उतरे जैसे आज मुस्लिम समुदाय उतरा है। मुस्लिम समुदाय से इस मामले में सीखना होगा। लेकिन सुखद है कि वो बड़ा सहिष्णु और बहुत राष्ट्रीय अंदाज में उसने प्रदर्शन किया, तिरंगा लेकर के किया, अपने हक की बात की, संविधान की बात। ये अच्छी बात, एक अच्छी परंपरा। तो हमें सिखाना होगा और सीखना होगा। गांधी नेहरू का भारत बनाना होगा, जो अमन चैन का भारत था, जो विश्व गुरु भारत था, आज पिछलग्गू भारत बन गया है, और हर तरफ पिछलग्गू। हमारे पड़ोसी देश हमारी जमीनों पर कब्जा करते चले आ रहे हैं, हमारे क्षेत्रफल को कम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सीखना होगा कि कैसे इंदिरा गांधी ने सिक्किम, जो एक अलग देश था, उसे भारत का हिस्सा बना लिया। किस तरीके से उन्होंने पौंचेरी को और गोवा को अपने देश में मिला लिया। इसलिए देश बनाने की सोचिए, बर्बाद करने की नहीं। लेकिन आप बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, और इससे नुकसान अल्पसंख्यकों का मात्र नहीं है, इससे बहुसंख्यकों का नुकसान सबसे ज्यादा होने वाला है। क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, व्यवसाय के और उसके लिए अवसर नहीं है। चंद पूंजीपतियों ने पूरी संपत्ति पर देश के कब्जा कर लिया है, और देश की सरकार की नीतियां उनके पक्ष में बनती हैं, उनके इशारों पर बनती हैं। यही चिंता का विषय। इसलिए सोचना होगा, आप भी सोचिए, हम भी सोचिए, और सच को आगे बढ़ाएं। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं, और आपसे आग्रह करता हूं कि सच को पहचानिए। सच बहुत जरूरी है, क्योंकि झूठ का जवाब सच, झूठ का जवाब झूठ नहीं हो सकता। इसलिए सच को पहचानिए और सच के साथ खड़े होइए, लड़िए। लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आजादी लड़ के मिलती है, हक लड़ के मिलते हैं, यूं ही मुफ्त नहीं मिला करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।